नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ब्रजेश कुमार करंट अफेयर्स के साथ आपका स्वागत करता हूं। तैयार हो जाइए करंट अफेयर्स के बेहतरीन क्वेश्चंस, बेहतरीन जानकारी के साथ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, किसे सीबीआई का नया निदेशक बनाया गया है? इनका नाम है दोस्तों सुबोध जायसवाल। सुबोध जायसवाल। सुबोध जायसवाल का चयन प्रधानमंत्री की नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय समिति में से स्तरीय समिति के द्वारा 109 अधिकारियों में से हुआ है और इन 109 अधिकारियों में से 3 का चयन हुआ था वरिष्ठता के आधार पर। सुबोध जायसवाल, के.आर. चंद्रा, वी.एस. कौमुदी। इन तीनों में से भी जो चयन हुआ है वो हुआ है सुबोध जायसवाल का। ध्यान रखना, सीबीआई के नए निदेशक, सीबीआई के नए निदेशक। सीबीआई की स्थापना याद रखिएगा दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1963। इसका मुख्यालय दोस्तों कहां पे? न्यू दिल्ली में, राइट। याद रखिएगा, सुबोध जायसवाल सीबीआई के नए निदेशक के रूप में इनको चुना गया है, सुबोध जायसवाल। और 109 अधिकारियों में से चुना गया है, राइट। सुबोध जायसवाल याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस पर्यावरणविद का हाल ही में निधन हो गया है? हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम था, काफी अच्छा नाम था इनका। इन्होंने क्या करा था, जो हिमालय के अंदर जो डैम वगैरह बन रहे थे उनका इन्होंने विरोध करा था। उस विरोध के नेतृत्व में विरोध का नेतृत्व इन्होंने करा था, क्योंकि काफी डेवलपमेंट के लिए काफी पेड़ काटे जा रहे थे। उसके अलावा उत्तराखंड के अंदर एक टिहरी डैम था, उसके अंदर भी इन्होंने इसका विरोध करा था, क्योंकि इसको विकसित करने के लिए काफी पेड़ काटे जा रहे थे। देखो दोस्तों, क्या होता है, सरकार डेवलपमेंट करती है, विकास करती है, वो लोगों के भलाई के लिए करती है, लेकिन क्या होता है, कभी कभी इसमें पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाया जाता है। या तो आप पर्यावरण का नुकसान देख लो या डेवलपमेंट देख लो, दोनों में से एक ना एक चीज को आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। तो उस टाइम पे इन्होंने काफी विरोध करा था, और अभी भी आप देखते हैं काफी डेवलपमेंट जो किए जाते हैं वो आम जनता की सुविधा के लिए किए जाते हैं, लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है, पर्यावरण क्षति होती है, राइट। एक तरफ से एक सही भी है, एक तरफ से एक गलत भी है। तो इनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। इनका निधन हो चुका है। याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा, इनका निधन हो चुका है। ये देखिए, 9 जनवरी 1927 को इनका जन्म हुआ था, 21 मई 2021 को इनकी डेथ हो गई। सुंदरलाल बहुगुणा, पर्यावरणविद। और इनकी जो आयु थी दोस्तों, वो आयु थी इनकी 94 वर्ष, 94 ईयर वर्ष के थे ये। और 1980 के दशक में हिमालय में बड़े बांधों के निर्माण के खिलाफ आरोप का इन्होंने नेतृत्व करा था, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। और टिहरी बांध, कहां पे टिहरी बांध दोस्तों? ये है उत्तराखंड में। याद रखिएगा, उत्तराखंड में। टिहरी बांध निर्माण का विरोध, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन की इन्होंने स्थापना की थी। याद रखना, सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको आंदोलन की इन्होंने स्थापना की थी। और इनका एक नारा भी था। इनका जो नारा था दोस्तों वो था, पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था। पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था। इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी, राइट। ध्यान रखना, सुंदरलाल बहुगुणा, इनकी आयु थी 94 वर्ष। और 1980 के दशक में हिमालय के अंदर जो बांध बन रहे थे उनके विरोध में इन्होंने आवाज उठाई थी, उसका नेतृत्व इन्होंने किया था। याद रखिएगा दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा। और टिहरी डैम में भी इन्होंने आवाज उठाई थी, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस संगठन के द्वारा कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट लॉन्च किया गया है? देखो दोस्तों, ये जो है आपका ये संगठन है, इस संगठन ने कोविड-19 के लिए काफी अच्छे काम करे। जैसे कि इसने एक अस्पताल खोल दिया, वहां पे अस्पताल के लिए इसने काम किया। उसके अलावा ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के लिए इसने काम करा कोविड के टाइम पे। इमरजेंसी में इसने लोगों को सहायता देने का काम करा।
ये संगठन काफी अच्छा गवर्नमेंट का है और इसने काफी अच्छे काम करे हैं और इस संगठन का नाम है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों DRDO याद रखिएगा, DRDO। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1958 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। याद रखिएगा, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसरो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसरो की स्थापना 1969 में, मुख्यालय इसका बेंगलोर में, मुख्यालय इसका बेंगलोर में। बाबा एटॉमिक ये 1954 में और मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 1954, राइट। तो ये कौन सा है दोस्तों? DRDO, जिसने क्या बनाया है? कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट बनाया है। इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। ये इसका जो कोविड, इसका नाम है डिपकोवेन। याद रखिएगा, इसका नाम है डिपकोवेन। ये रहा, डिपकोवेन के नाम से इसको जाना गया है और इसका जो नाम पूरा है कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट। और ये जो किट है दोस्तों, ये DRDO के द्वारा तैयार किया गया है और 97% ये किट कारगर है। 97% ये काम करेगा और बढ़िया काम करेगा, राइट। और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान के द्वारा इसको मान्यता भी दी गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान के द्वारा इसको एफिलिएटेड भी किया गया और इसको बनाने में जो इसका सहयोग करा है, वो सहयोग करा है वैगार्ड डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने। वैगार्ड डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने इसमें इसका सहयोग किया है और इसका नाम याद रखिए दोस्तों, डिपकोवेन। और इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, उद्देश्य इसका मानव सीरम या प्लाज्मा में एंटीबॉडी गुणात्मक का पता लगाना। मानव सीरम या प्लाज्मा में एंटीबॉडी गुणात्मक का पता लगाना ये काम करेगा। और इस किट की जो शेल्फ लाइफ है, जो इसकी लाइफ है, वो है 18 महीने। 18 महीने तक ये किट आप उपयोग में ले सकते हैं। 18 महीने तक की इसकी वैलिडिटी है। इसको तैयार किसने करा है दोस्तों? DRDO ने। स्थापना कब हुई थी? 1958 में और मुख्यालय कहां है इसका? नई दिल्ली में, राइट। डिपकोवेन, याद रखिएगा, DRDO द्वारा 97% कारगर संयोग जो करा है इसका वैगार्ड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड ने। और इसका जो उद्देश्य है वो मानव सीरम और एंटीबॉडी प्लाज्मा में एंटीबॉडी गुणात्मक का पता लगाना और वैलिडिटी 18 महीने, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य ने ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की है? योजना बोल सकते हो या आप इसको मिशन के नाम से भी जान सकते हो, इसको मिशन भी बोल सकते हो। ये राज्य है दोस्तों आपका महाराष्ट्र। ये राज्य है दोस्तों आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने क्या करा है? ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक मिशन शुरू करा है उत्पादकों के लिए, राइट। ध्यान रखना दोस्तों, राज्य का नाम है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में अगर कोविड-19 की बात करूं, ऑक्सीजन ऑन व्हीकल भी शुरू करी थी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने, केवल महाराष्ट्र के अंदर ही। याद हो तो आपको दोस्तों, ये भी मैंने आपको बताया था, महाराष्ट्र मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस। याद रखिएगा, इस योजना के तहत ऑक्सीजन उत्पादन उद्योग को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रोत्साहन जैसे कि बताऊं मैं आपको, अगर वो लगाते हैं, मतलब 30 जून से पहले अगर वो कोई बिजनेस शुरू करते हैं ऑक्सीजन में, तो उनको सब्सिडी वगैरह दी जाएगी, सब्सिडी वगैरह मिलेगी और बिजली वगैरह में उनको थोड़ी सी छूट वगैरह मिलेगी और भी काफी सारे बेनिफिट उनको दिए जाएंगे। किसके लिए? ऑक्सीजन उत्पादन उद्योग को, राइट। और विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा अगर वो 30 जून तक अपना काम शुरू करते हैं। तो वर्तमान में राज्य की ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता जो है वो है 1300 मैट्रिक टन प्रतिदिन। 1300 मैट्रिक टन प्रतिदिन है। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र ने शुरू करा है ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस मिशन। ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र द्वारा ये शुरू की गई योजना है, शुरू किया गया मिशन है। इसमें ऑक्सीजन उत्पादन को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रोत्साहन में उनको सब्सिडी, बिजली, लोन की सुविधा आदि अदर बेनिफिट जो दे सकती है गवर्नमेंट, वो देगी उनको, ताकि ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। और वर्तमान में लगभग 1300 मैट्रिक टन की इसकी क्षमता है। याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन कॉमनवेल्थ डे, इसको कहा जाता है दोस्तों इंडियन कॉमनवेल्थ डे।
इंडियन कॉमनवेल्थ डे, राइट, ध्यान रखिएगा, इंडियन कॉमनवेल्थ डे इसको कहा जाता है। और ये जो मनाया जाता है दोस्तों आपका, ये मनाया जाता है 24 मई को, याद रखिएगा 24 मई। राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल जानते हैं ना आप दोस्तों, कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल, इसका मुख्यालय याद रखिएगा दोस्तों, इसका मुख्यालय यूके में, राष्ट्रमंडल का। कॉमनवेल्थ जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे, मतलब ब्रिटेन के जो गुलाम देश है वो इसके अंदर आते हैं, राष्ट्रमंडल के अंदर, याद रखिएगा। कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है दोस्तों 24 मई को। और 21 मई को भी आपको बताया था दोस्तों एंटी टेररिस्ट डे, याद आ रहा हो तो कुछ, एंटी टेररिस्ट डे। 22 मई को भी बताया था दोस्तों जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस 22 मई को आप मनाया जाता है, राइट, ये भी आपको बताया गया था। राष्ट्रमंडल खेल के बारे में और जानते हैं अपन, ये राष्ट्रमंडल दिवस, राष्ट्रमंडल दिवस याद रखिएगा दोस्तों। और ये भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस है, भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस, ध्यान रखना दोस्तों। इसकी खासियत ये है क्योंकि ये अलग अलग मनाया जाता है। देखो, एक आता है मार्च के महीने के दूसरे सोमवार को, एक आता है मार्च के महीने के दूसरे सोमवार को, और एक आता है 24 मई को, याद रखिएगा, एक आता है 24 मई को। और ये 24 मई को जो है इसको एम्पायर डे के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना, जो 24 मई वाला है ना दोस्तों, उसको एम्पायर डे, एम्पायर डे के नाम से भी जाना जाता है, एम्पायर डे के नाम से भी इसको जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, दो आते हैं, एक तो मार्च का दूसरा सोमवार और एक आता है 24 मई को। और इसका विषय ध्यान रखिएगा, विषय, इसकी जो थीम है दोस्तों, थीम है भविष्य प्रदान करना, भविष्य प्रदान कर, डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, एक साझा भविष्य प्रदान करना, डेवलपिंग अ कॉमन फ्यूचर, राइट। और 22 जनवरी 1901 को महारानी विक्टोरिया का निधन हुआ था पहली बार, और ये जो बनाया गया था पहली बार एम्पायर डे मनाया गया था, याद रखिएगा 1901, 22 जनवरी 1901 को जब महारानी विक्टोरिया का निधन हुआ था, उस टाइम पे पहली बार एम्पायर डे मनाया गया था। तो ये दो बार आता है दोस्तों, ध्यान रखना, एक तो मार्च का दूसरा सोमवार और एक आता है 24 मई को। एम्पायर डे के नाम से भी इसको जाना जाता है। राष्ट्रमंडल ध्यान रखना, ब्रिटेन उपनिवेश देश, कॉमनवेल्थ जानते हैं ना आप लोग, कॉमनवेल्थ, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ऑक्सफोर्ड छात्र संघ का अध्यक्ष बनाया गया है? किस भारतीय मूल के व्यक्ति को? यह है आपकी अन्वी बूटानी, अन्वी बूटानी है जिसको ऑक्सफोर्ड छात्र संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अंदर इनको अध्यक्ष के रूप में इनको अध्यक्ष बनाया गया है, याद रखिएगा। इनका नाम है अन्वी बूटानी, याद रखिएगा दोस्तों, इनका नाम है अन्वी बूटानी। और ये भारतीय मूल की मानव विज्ञान की छात्र हैं, याद रखिएगा, भारतीय मूल की मानव विज्ञान की छात्र, राइट, अन्वी बूटानी। और ये छात्र संघ अध्यक्ष के साथ साथ नस्लीय जागरूकता और समानता अभियान की सह अध्यक्ष भी हैं, को चेयरमैन भी हैं, याद रखिएगा, नस्लीय जागरूकता और समानता अभियान की को चेयरमैन। और ऑक्सफोर्ड इंडिया सोसाइटी की अध्यक्ष हैं ये, याद रखना, ऑक्सफोर्ड इंडिया यूथ सोसाइटी के अध्यक्ष अन्वी बूटानी, याद रखना, मानव विज्ञान की छात्र हैं। उसके साथ साथ ही नस्लीय जागरूकता और समानता अभियान की सह-अध्यक्ष भी हैं और ऑक्सफोर्ड इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं, याद रखना, अन्वी बूटानी। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए, किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना शुरू करने की घोषणा की है? ये राज्य है दोस्तों उत्तराखंड, याद रखिएगा, ये राज्य है दोस्तों आपका उत्तराखंड। मतलब क्या होगा, ये अनाथ बच्चों को, जो अनाथ बच्चे वो जिनके माँ बाप की मृत्यु कोविड-19 से हो गई, कोविड-19 से हो गई, और उनका पूरा ध्यान जो रखेगी वो गवर्नमेंट रखेगी, और इसका नाम है वात्सल्य,
वात्सल्य योजना याद रखना दोस्तों। अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहा है और काफी सारे राज्य अपने स्तर पर काम कर रहे हैं इसे को लेके। तो काफी सारे राज्य अब धीरे धीरे काम करेंगे। ऐसे बच्चे जिनकी कोविड-19, जिनके माँ बाप कोविड-19 से मृत्यु हो गई है, तो उनका भरण पोषण, उनका पूरा खर्चा सरकार वहन करेगी। तो हर राज्य में अलग अलग नाम से ही याद रखिएगा। तो कौन सी दोस्तों? वात्सल्य योजना। उत्तराखंड सरकार की घोषणा, मिलेंगे 3000 रुपए प्रति माह। तो ध्यान रखना इसमें पर ईयर प्रति महीने 3000 रुपए दिए जाएंगे। और ये शुरू करी किसने दोस्तों? उत्तराखंड ने, उत्तराखंड वात्सल्य योजना, राइट। और सरकार इसमें 21 वर्ष की आयु तक इसमें भरण पोषण, शिक्षा और रोजगार हेतु इसके अंदर व्यवस्था करेगी। 21 वर्ष की आयु तक याद रखिएगा, 21 वर्ष की आयु तक उसका भरण पोषण, उसके रोजगार, उसकी शिक्षा की व्यवस्था सरकार करेगी, याद रखिएगा। और इसमें 3000 रुपए प्रति माह भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा, भत्ता दिया जाएगा, याद रखिएगा 3000 रुपए प्रति माह, राइट। और ये जो है किनके लिए? कोविड-19 के कारण, कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए, राइट। याद रखिए कोविड-19 के कारण 19 का अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए। कौन सा राज्य दोस्तों? उत्तराखंड, याद रखिएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस संगठन के द्वारा 50 बिलियन डॉलर, सॉरी बिलियन आएगा यहाँ पे, 50 बिलियन डॉलर वैश्विक टीकाकरण योजना का प्रस्ताव रखा गया है? प्रस्ताव रखा गया। ये संगठन है दोस्तों आपका IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या रखना, ये रखा है दोस्तों आपका किसने? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF के द्वारा ये रखा गया है। 50 बिलियन वैश्विक टीकाकरण। इस योजना के तहत क्या होगा? 2021 तक टीकाकरण, आखिरी तक लगभग 50% टीकाकरण, फिर 22 के 6 माह तक लगभग 40-50 के आसपास टीकाकरण इसमें किया जाएगा। एक लक्ष्य रखा गया IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ध्यान रखना IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना एक ही दिन हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा, राइट। और यूएनओ मैंने आपको बताया था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। वर्ल्ड बैंक का भी अमेरिका में, IMF का भी अमेरिका में, राइट। नेक्स्ट इसमें देखिए और डिटेल से बता देता हूं। IMF के द्वारा 50 बिलियन डॉलर वैश्विक टीकाकरण योजना का लक्ष्य रखा गया है। और 2021 के अंत तक 40% और 2022 की पहली 6 माह तक 60% तक का लक्ष्य इसके अंदर रखा गया है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी मैंने आपको बताई हुई थी, अध्यक्ष भी थी क्रिस्टलिना जॉर्जिविया, यार क्रिस्टलिना जॉर्जिविया, राइट। और इसकी जो अर्थशास्त्री हैं, प्रमुख अर्थशास्त्री, वो है गीता गोपीनाथ। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस देश की स्पेस एजेंसी द्वारा चांद पर पानी की खोज के लिए अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजा जाएगा? मतलब ये जो एजेंसी है चांद पर पानी की खोज के लिए अपना पहला रोबोट भेजेगी, पानी के अलावा और भी खोज के लिए काम करेगा ये। तो ये है दोस्तों नासा। कहाँ की दोस्तों? अमेरिका की नासा, याद रखिएगा नासा। अब दोस्तों ध्यान रखना, चाइना के बारे में मैंने आपको बताया था, चाइना का एक मंगल मिशन था जो 2020 में शुरू हुआ था। और मंगल मिशन का जो रोवर है जिसका नाम है जोरोंग, इसके बारे में बताया था मैंने आपको, जो आपका पहुंच चुका है जोरोंग, जो मंगल पर पहुंच चुका है। ये चीन का मिशन था, उसका नाम था तियानमेन, राइट। मिशन की बात चली रही है। तो फिर अमेरिका का ध्यान रखना, और ये कौन सा देश है? अमेरिका, राइट। अमेरिका, नासा, याद रखिएगा नासा। अब ये जो नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, याद रखिएगा नासा, 2023 तक चंद्रमा पर पानी और अन्य संसाधनों की खोज, 2023 तक का इसका लक्ष्य रखा गया है, राइट। और ये आर्टेमिस जो कार्यक्रम है,
जो इसका चंद्रमा पर व्यक्ति भेजने का कार्यक्रम है आर्टेमिस जिसको कहा गया है, उस कार्यक्रम का ये हिस्सा होगा, राइट, उस कार्यक्रम का ये हिस्सा होगा। और पहला मोबाइल रोबोट है, ये एक पहला मोबाइल रोबोट है, ये परिवर्तनशील ध्रुवीय अन्वेषण रोवर अनुसंधान, ध्यान रखना इसको, परिवर्तनशील ध्रुवीय अन्वेषण रोवर अनुसंधान, वाइपर के नाम से जाना जाता है, वाइपर के नाम से इसको जाना जाता है। और ये दोस्तों सौर ऊर्जा से चलता है, ये चलता है किससे दोस्तों, सौर ऊर्जा से। और वाइपर से प्राप्त डेटा चंद्रमा पर सटीक स्थानों को निर्धारण करने में वैज्ञानिकों की मदद करेगा, और इससे क्या है, वैज्ञानिकों की मदद भी होगी। याद रखिएगा कौन सा देश है, अमेरिका, मेरी कंपनी है नासा, पहला भेजा जाएगा ये, याद रखिएगा पहला रोबोटिक रोबोट होगा, पहला मोबाइल रोबोट होगा ये, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस व्यक्ति को भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 जीता है, किस व्यक्ति के द्वारा भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 जीता गया है। अब सबसे पहले तो दोस्तों जैव विविधता दिवस, अभी अभी आपको बताया था जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस है कब मनाया जाता है दोस्तों, 22 मई को, याद रखिएगा ये मनाया जाता है 22 मई को। और ये जीता है के शाहजी एनएम ने, के शाहजी एनएम ने 2021 का जैव विविधता पुरस्कार जीता है, ये रे के शाहजी एनएम। अब इनको जो पुरस्कार दिया गया, इन्होंने अपने खेतों में लगभग 200 कंद फसलों की क्षमता का संरक्षण किया है, संरक्षण करते हैं, और ये इसमें संरक्षण किया है, उसके लिए इनको दिया गया है। और इनको केरल का ट्यूबर मैन भी कहा जाता है, इनको केरल के ट्यूबर मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है, भारत जैव विविधता पुरस्कार। और ये पुरस्कार 2021 का दिया गया पुरस्कार है, राइट। इसके अंदर 2 लाख रुपए नकद और एक प्रशस्ति पत्र इसके अंदर दिया जाएगा, 2 लाख रुपए नकद और एक प्रशस्ति पत्र इसके अंदर दिया जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, के शाहजी एनएम, राइट। ये थे आपके करंट अफेयर्स के 10 बेहतरीन क्वेश्चन, 10 बेहतरीन जानकारी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नए क्वेश्चंस के साथ। बने रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।